हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से चैप्टर को जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है आपके न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फोर्स हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बाबू, देन हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स, फिर उसके बाद प्रेशर पढ़ेंगे एंड देन हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं ना। फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स के लिए हम लिखें कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट ब्रिंग्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर पाएँ। तो फोर्स हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे रेस्ट से मोशन में लाता है, और अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाता है। रेस्ट का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया बात। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाएगा, और अगर कोई मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाएगा। ये काम कौन करता है, ये काम करता है फोर्स, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें, जिसे हम नाप सकें। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बाबू, विच कैन बी मेजर, जिसे हम लोग क्या कर सकें, मेजर कर सकें, यानी जिसे हम नाप सकें। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है तो वो हमेशा किस में रहना चाहेगा बाबू, रेस्ट में रहना चाहेगा। और ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है तो वो हमेशा किस में रहना चाहेगा, वो रहना चाहेगा हमेशा मोशन में ना। फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है, फोर्स इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है बाबू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, जिसका क्या हो बाबू, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ उसका क्या हो, डायरेक्शन भी हो। वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है दोज क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। यूनिट ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है आपका न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट पड़ा। तो यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, न्यूटन है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक घर का तुम्हारा ट्रंक है, या फिर समझ लो एक बॉक्स है। इस बॉक्स के ऊपर हम लोग 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 25 है, यही 25 क्या है हमारा बाबू, मैग्नीट्यूड है। और न्यूटन जो है वो क्या है, यूनिट है। और जिस डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया बाबू, फोर्स का डायरेक्शन हो गया। समझ में बात, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये जो है वो क्या हो गया, हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स में हमारे पास तीनों चीज़ है। क्या क्या है बाबू, तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट तो है ही है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ना फोर्स यहाँ पे हमारा दो तरह का होता है, एक पुश और एक पुल। पुश क्या होता है बाबू, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी देन द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड पुश। अब ये पुश क्या होता है समझना, जब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे बॉडी से दूर जाता हो। जैसे गेट को खोलते हो, गेट पे लिखा होता है ना, जब कहीं मॉल जाते हो तुम तो देखना लिखा होता है, या फिर किसी और स्टोर में जाते हो तो लिखा होता है पुश या पुल, गेट के ऊपर लिखा होता है ना। तो जब पुश करते हो तो जो ऑब्जेक्ट है वो तुमसे क्या होता है, अवे फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी से क्या जाता है, दूर जाता है ना, बॉडी से दूर जाता है, उसे हम लोग पुश कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट बॉडी के तरफ आएगा, टुवार्ड्स बॉडी, जब बॉडी के तरफ आएगा तब उसे हम लोग पुल कहते हैं। तो कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी देन द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड पुश। तब अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, तब अप्लाइड फोर्स को हम लोग पुश कहेंगे। और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसकी तरफ बाबू, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसकी तरफ, मूव टुवार्ड्स द बॉडी, यानी बॉडी की तरफ जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब उस अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, पुल कहेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बच्चा क्या कर रहा है, इस बॉक्स को पुश कर रहा है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे इस बॉक्स को पुल कर रहा है। पुल यानी कि खींचना, और पुश यानी कि धक्का देना। क्लियर। अब यहाँ पे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मेरे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे दोनों तरफ से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो हमारा जो नेट फोर्स जो है वो क्या हो गया बाबू, 0 हो गया, और यहाँ पे किसी तरह का चेंज हमको नहीं देखने को मिला है। डैट्स वाई इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है सर, एक तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो नेट फोर्स जो हुआ वो हमारा कितना हो गया, 5 न्यूटन हो गया, और किसी तरह का यहाँ पे चेंज हमको देखने को मिलेगा। हाँ, चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और क्या चेंज देखने को मिलेगा, चेंज ये देखने को मिलेगा कि ये जो मेरे पास बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये 5 न्यूटन फोर्स के साथ इस तरफ जो है मूव करेगा, क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स इधर से ज़्यादा लग रहा है तो ये बॉक्स जो है इस तरफ मूव करेगा। समझ में आया बात। तो यहाँ पे जो है चेंज हमको देखने को मिलता है, दैट्स वाई ये क्या है, हमारा अनबैलेंस फोर्स है।
अब यहाँ पे कह रहा है फोर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अब जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में, अगर 5 न्यूटन और 3 न्यूटन दो अलग अलग फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाते हैं तो टोटल फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना, एडिशन हो जाता है फोर्स का। और टोटल फोर्स जो ये बॉक्स के ऊपर लग रहा है वो कितना का लग रहा है बाबू, 8 न्यूटन का लग रहा है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे फोर्स जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, 5 न्यूटन इधर से लगा दिया और 3 न्यूटन इधर से लगा दिया, तो नेट फोर्स जो है वो हमारा कितना लगा है, 2 न्यूटन लगा है। और किस डायरेक्शन में लगा है, तो इस डायरेक्शन में हमारा लगा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो फोर्स जो है वो माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, और सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो फोर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू सब्सट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस। इफेक्टिव फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ लार्ज फोर्स। इफेक्टिव फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स जो है लार्ज होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको नेट फोर्स फाइंड करना, बताओ क्या होगा नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा बाबू बताओ। देखो इधर से हम लोग 145 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। तो टोटल जो हमारा नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, एक फोर्स है हमारा 145 न्यूटन और एक फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। तो नेट फोर्स हमारा जो है वो क्या हो जाएगा बाबू, नेट फोर्स हमारा हो जाएगा 45 न्यूटन। 45 न्यूटन जो है इस तरफ की तरह, इस तरफ जो है हमारा फोर्स लग रहा है। क्योंकि देखो 145 में से 100 जो है घटाओगे तो कितना बचेगा, 45। समझ आए बात। तो नेट फोर्स जो है वो हमारा कितना आएगा, 45 न्यूटन। अब यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात करते हो तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में क्या पढ़ना है हमको कि ये क्या करता है, एक बॉडी अगर रेस्ट में तो उसे मोशन में ले आता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो बच्चा है ये क्या किया, फुटबॉल को किक मारा और उस रेस्ट फुटबॉल को, जो फुटबॉल रेस्ट में था उसे किस में ले आया बाबू, मोशन में ले आया। तो कह रहा व्हेन द बॉल इज किक्ड बॉल मूव। जब बॉल को किक किया तो बॉल क्या किया बाबू, मूव किया। फोर्स किक इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ये जो हमने फोर्स का इस्तेमाल किया इसने क्या किया है, स्टेट को चेंज कर दिया है, रेस्ट से किस में कर दिया है बाबू, मोशन में कर दिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली साहब, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक लाजवाब कैच पकड़ा है। मतलब बॉल उधर से आ रहा था मोशन में, है ना, उधर से बॉल मोशन होते हुए आ रहा था, इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, कैच को पकड़ लिया, बॉल को क्या किया, पकड़ लिया। तो बॉल को पकड़ लिया तो वो बॉल अब किस में चला गया, रेस्ट में चल गया। जो बॉल किस में था, मोशन में था। तो यहाँ मोशन से क्या हुआ बाबू, रेस्ट हुआ। द बॉल इज कॉट बाय द फील्डर। बॉल जो है वो किसने पकड़ लिया है भाई, फील्डर ने पकड़ लिया। चेंज इन स्पीड। अब जो फोर्स है वो स्पीड में भी चेंज लाता है। फोर्स ब्रेक एक्सेलरेटर इज यूज टू चेंज द स्पीड। अब देखो गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने वक्त तुम ब्रेक लगाते हो या फिर एक्सेलरेटर देते हो तो उससे क्या होता है, चेंज आता है स्पीड में, है ना। स्पीड में क्या आता है तुम्हारे गाड़ी के, चेंज आता है। तो फोर्स जो है वो क्या करता है, स्पीड में भी चेंज लाता है। चेंजेस इन डायरेक्शन। फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज करता है। लेट्स सपोज यहाँ से मैंने बॉल फेंका और वहाँ से जब बैट्समैन मारता है तो बैट्समैन जो क्या कर रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में मार सकता है। तो बैट्समैन वहाँ से क्या कर रहा है बाबू, डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है बॉल के, और साथ ही साथ स्पीड को भी चेंज कर सकता है। समझ में आया बात। तो जो हमारा फोर्स है वो क्या करता है, डायरेक्शन को भी चेंज करता है। जहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द प्लेयर हिट्स द बॉल टू चेंज द डायरेक्शन। जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है और उसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इधर से बॉल आ रहा था, अब ये मारा तो फट से डायरेक्शन जो है अलग हो गया। समझ में आया बात। चेंज इन शेप। अब फोर्स जो है वो क्या करता है बाबू, शेप में भी बदलाव लाता है। अब मान लो तुम्हारे पास एक रबर है, अब उस रबर को तुमने स्ट्रेच कर दिया, है ना, इसे इलास्टिक फोर्स कहते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचना या फिर रबर को स्ट्रेच करना, ये इलास्टिक फोर्स। तो फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, शेप को भी चेंज कर रहा है। एक रबर इतना बड़ा था, उसको जब स्ट्रेच किया तुमने, खींचा, तो उससे क्या हुआ भाई, उससे जो उसका शेप था वो चेंज हुआ। तो जो फोर्स है वो शेप को भी चेंज करता है ना। यहाँ पे सवाल आ गया भाई, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भैया सवाल आ गया, बताओ आंसर बताओ क्या होगा। ए फोर्स कैन नॉट चेंज। फोर्स जो है किसको नहीं चेंज करता, स्टेट ऑफ मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, या मास ऑफ ऑब्जेक्ट को। जल्दी बताओ भाई, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ कौन सा आंसर सही होगा हमारा। सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं बदलता है, बाकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, डायरेक्शन को बदल देता है और साइज को भी बदल देता है ऑब्जेक्ट के ना। फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास दो तरह का, एक कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वैसा फोर्स होता है जहां पे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हम लोग आते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स और एक मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में हमारे मसल्स जो है वो एक्शन करते हैं, हमारे मसल्स काम करते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स के लिए कह रहा है फोर्स विच एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट। एक ऐसा फोर्स जो कि कैसे काम करता है बाबू, कांटेक्ट में आने से, है ना, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से, इस कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। उसी को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। दो तरह का होता है, एक मस्कुलर फोर्स और एक हमारा
फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखिएगा कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन होता है, एक मस्कुलर फोर्स होता है और दूसरा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है भाई, जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लग रहा है तो दो चार्ज जो है आपस में बिना कॉन्टैक्ट आए फोर्स लग जाता है। अच्छा, सबसे अच्छा समझना मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में दो मैग्नेट लो, एक मैग्नेट साउथ पोल, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल तो अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन अगर नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल रहेगा तुम्हारा, तो क्या होगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को आगे धक्का देगा। समझिए बात, तो बिना कॉन्टेक्ट में आए फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कह रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ तुम्हारा क्या है बाबू, मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का। यहाँ पे बगैर ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आए फोर्स लगता है। ए फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इवन इफ दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट में नहीं आता है फिर भी फोर्स लगता है, उसी फोर्स को नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगता है, अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ग्रेविटी के द्वारा लगता है हमारा, है ना, अर्थ पे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स की बात करें तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है भाई, टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बॉडी हैज टू बी इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके, और यहाँ पे हमारा जो मसल्स है वो काम करता है, एक्शंस ऑफ मसल्स, मसल्स का एक्शन होता है। जैसे कि अगर तुम कुआं से पानी निकाल रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा मसल्स का एक्शन हो रहा है, तो वो फोर्स जो है वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा मस्कुलर फोर्स कहलाएगा, नोन एज द मस्कुलर फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ना यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो क्या कह रहा है, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप। जब हम लोग क्या करते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं तो हमारा साइकिल जो है धीरे धीरे आगे जाकर स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वजह से। तो कह रहा द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे जो बॉल है इसमें मोशन किया, इस तरफ से हमने फोर्स लगाया तो ये मोशन कर रहा था, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो इसे मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, जैसे मान लो एक फुटबॉल है वो रखा हुआ था, तुमने किक मारा, तो ऐसा थोड़ी कि वो फुटबॉल जा रहा है एक जगह पे जाकर रुकेगा, तो वो रुका किस वजह से बाबू, उसको रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ बात। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करें तो इट इज अपोजिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे मोशन हो रहा था और इस तरफ से आपको क्या लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था। फिल इन द ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स नहीं, येलो बॉक्स कर लो, इस येलो बॉक्स को भरना है। बताओ क्या होगा, जो बच्चा देख लिया है वो भी बताएगा। बताओ, फिल द ब्लैक बॉक्स क्या होगा भाई। इधर देखो, इधर तुम्हारा क्या लग रहा है, यहाँ पे तुम्हारा लग रहा है भाई मोशन, है ना, इस तरफ फुटबॉल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नो फोर्स इज अप्लाइंग। गुरुजी चूतिया मत समझिए, ये होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि आपने बता दिया है कि जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ना बात करते हैं बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट गेट पुल टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ क्यों खिंचाव होता है बाबू, ऑब्जेक्ट का खिंचाव अर्थ की तरफ क्यों होता है वो ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। हमारे अर्थ पे ग्रेविटी प्रेजेंट है, जिससे हम किसी भी चीज को ऊपर बिकते हैं तो वो वापस नीचे आता है। समझे आप बात, न्यूटन वाला कहानी याद है, सेब वाला। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा वहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे भीगा तो नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे से ऐसे करके उड़ के ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, गिरेगा तो फिर नीचे, ऑलवेज अट्रैक्शन, याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये वैसा फोर्स है जो कि चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। तो व्हेन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट या रिपेल अनदर चार्ज या अनचार्ज बॉडी, जब कोई चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करता हो या फिर रिपेल करता हो दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी को, देन दिस अप्लाइड फोर्स बाय द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस अप्लाइड फोर्स को जो चार्ज बॉडी के द्वारा लग रहा है इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। चार्ज हमारा दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन। सम चार्ज रिपेल, सेम चार्ज जो है वो रिपेल
करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, और निगेटिव चार्ज है ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बाबू, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी है और साथ ही साथ रिपल्सिव भी है। यहाँ पे अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा और रिपल्सन भी देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ हमको अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ना मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो कह रहा है मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल मैग्नेटिक मटेरियल विथ अ फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स भी जो है वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। क्लियर है, वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। यहाँ पे भी चीज़ें जो है अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं। सेम पोल जो है वो आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे लाजवाब सवाल आ गया है भाई, जल्दी से आंसर बता दीजिए। कह रहा टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। दो ऑब्जेक्ट जो है वो रिपेल करता है एक दूसरे को, ये किस वजह से होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सिर्फ, या मस्कुलर फोर्स की वजह से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, या फिर दोनों के वजह से, आइदर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, दोनों का दोनों हमारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। दोनों में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर देखने को मिलता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। एप्पल इज फॉलिंग डाउनवर्ड ड्यू टू। एप्पल जो है वो नीचे की तरफ क्यों गिरता है, बताओ, सवाल का जवाब दो भाई। एप्पल क्यों गिरता है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, या फिर दोनों की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की वजह से। सर सिर्फ एप्पल ही नीचे की तरफ गिरता है, नहीं बाबू, एक एग्जाम्पल ले रहे, समझ में बात, तुम भी गिर सकते हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके वजह से जो एप्पल है वो हमारा नीचे की तरफ गिरता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपके लिए आ गया प्यारा सा सवाल, वाई अ कैमल कैन वॉक ऑन द सैंड इजली। क्यों जो कैमल हैं वो आसानी से सैंड में चल पाते हैं, बताओ भाई। क्यों जो कैमल है, ऊँट, इन्हें हम लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, बहुत प्यारे होते हैं ये, लंबे समय तक बगैर पानी के भी रह पाते हैं, बहुत अच्छा इनके पास ये एबिलिटी है। तो ये क्यों रेगिस्तान में बहुत ईजिली चल पाते हैं, इन्हें हम लोग रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। ऐसा होता है बाबू प्रेशर के वजह से। किस वजह से होता है, प्रेशर के वजह से। ऐसा ही और भी सवाल आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर भी क्या होता है। वाई टायर्स इन हेवी व्हीकल्स आर वाइडर। क्यों जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं उनका जो व्हीकल्स होता है यानी चक्का होता है वो वाइडर होता है, यानी कि चौड़ा होता है। इस तरह से प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बाबू, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और एरिया की यूनिट की बात करें तो मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो क्या होता है, न्यूटन होता है। और यूनिट ऑफ एरिया की बात करें तो मीटर स्क्वायर। और यूनिट ऑफ प्रेशर जो है उसे हम लोग पास्कल लिख सकते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल वापस से, वाई डू स्कूल बैग्स हैव ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप। क्यों जो स्कूल बैग्स है हमारा उसका ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप होता है, मतलब कि जो स्कूल बैग है उसका जो स्ट्रैप होता है वो क्या होता है बाबू, चौड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि देखो हमने क्या देखा अभी इक्वेशन में कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है वो क्या करेगा बाबू, घटेगा। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, घटेगा। तो एरिया अगर हम बढ़ाते हैं मतलब स्ट्रैप को चौड़ा करते हैं तो हमारे शोल्डर के ऊपर प्रेशर जो है वो कम लगेगा। समझे आप बात। इसलिए जो हमारा स्कूल का जो बैग है बाबू वो क्या होता है, उसका स्ट्रैप जो है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। जितना ज़्यादा चौड़ा रहेगा उतना कम प्रेशर रहेगा। समझे आप बात। और अभी एगो छपरी लोग का ट्रेंड चल गया है, सिंगल धागा लटका के जाता है। उसको सिखाओ, फिजिक्स सिखाओ उसको कि बाबू तुमको क्या होगा जब सिंगल धागा लटकाओगे तो सिंगल धागा वाला बैग लोगे तो प्रेशर तुमको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई चीज़ एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो प्रेशर अगर घटेगा तो एरिया बढ़ेगा, और तुम्हारा एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। क्लियर है ये बात, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है,
समझ में आया बात। तो कह रहा द प्रेशर प्रोड्यूस बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया, जो प्रेशर लगता है फोर्स के द्वारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बाबू, एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच द फोर्स एक्ट। ग्रेटर द सरफेस एरिया लेस इज द प्रेशर प्रोड्यूस, अगर सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा बाबू, प्रेशर जो है कम होगा। स्कूल बैग है ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप सो दैट द वेट ऑफ द बैग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लार्ज सरफेस एंड हेंस प्रेशर डिक्रीज ऑन द शोल्डर। जो हमारा बाबू स्ट्रैप होता है बैग का वो क्या होता है, चौड़ा होता है, उस वजह से क्या होता है, जो हमारा फोर्स है, जो हमारा प्रेशर है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, वो प्रेशर हमारा फैल जाता है। समझे बात, प्रेशर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, प्रेशर हमारा फैल जाता है पूरे जगह में, और इस वजह से हमको जो बैग है वो थोड़ा हल्का लगता है। समझ में आया बात। ना अब बात करते हैं बाबू फ्लूइड्स के ऊपर कि फ्लूइड्स क्या होता है। तो सब्सटेंस विच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स, वैसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता हो, वैसा सब्सटेंस जो कि क्या कर सकता हो, फ्लो कर सकता हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं। क्या लिक्विड फ्लो करता है, बिल्कुल करता है सर। क्या गैस फ्लो करता है, बिल्कुल करता है। तो लिक्विड प्लस गैस जो है वो हमारा क्या कहलाएगा बाबू, फ्लूइड कहलाएगा। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि गैसेस जो है वो प्रेशर सभी डायरेक्शन में लगाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास गैसेस है, ये क्या है, गैसेस है, तो ये जो गैसेस हैं ये सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे होते हैं, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, है ना, इधर भी, इधर भी। तो गैसेस जो है वो हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो एक्सर्ट प्रेशर ऑन बेस एंड वॉल ऑफ कंटेनर। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने पानी भर दिया यानी लिक्विड भर दिया, तो ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा बाबू, ये जो हमारा लिक्विड है ये प्रेशर कहाँ कहाँ लगाएगा, ये प्रेशर लगाएगा अपने वॉल पे, इधर इधर के वॉल पे, और साथ ही साथ बेस पे। ऐसा नहीं है कि लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ क्या करेगा बाबू, प्रेशर लगा पाएगा। तो लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर को किसके ऊपर, ऑन बेस एंड वॉल ऑफ कंटेनर, बेस पे या फिर वॉल ऑफ कंटेनर पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर साइडवेज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, लिक्विड जो है वो क्या करता है, एक्सर्ट करेगा प्रेशर को साइडवेज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, यहाँ पे, है ना। इस वजह से ये बैलून जो है उसमें क्या हुआ, पानी भर गया है। अब यहाँ पे कह रहा है एज डेप्थ इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, जैसे जैसे डेप्थ जो है इंक्रीज करेगा प्रेशर क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे डेप्थ भरेगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेट सपोज एक बोतल ले लेना तुम, और एक खराब बोतल लेकर 3 अलग अलग छेद कर दो उसमें पानी भर के, एक ऊपर की तरफ, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे। देखना जो पानी बाहर की तरफ आएगा वो सबसे नीचे वाले से सबसे ज़्यादा प्रेशर से आएगा, क्योंकि डेप्थ जब इंक्रीज करता है तो प्रेशर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद कह रहा है एट सर्टेन डेप्थ प्रेशर रिमेन सेम, और अगर मेरे पास जो सर्टेन डेप्थ की बात करें, मतलब सेम पॉइंट पे बात करें, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो सेम होगा। मतलब मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी भर दिया और यहाँ छेद कर दिया इक्वल लेवल पे, तो जो प्रेशर इधर का होगा वही प्रेशर क्या होगा, इधर का होगा। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच, वेयर यहाँ पे जो P है वो हमारा प्रेशर है, और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, G की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H की बात करें तो हमारा हाइट है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है बाबू, गैसेस के लेयर होते हैं जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, गैसेस के लेयर होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, और उसके वजह से जो प्रेशर हमारे अर्थ के ऊपर लग रहा है उसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो क्या कह रहा है, द प्रेशर दैट द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर के वजह से लग रहा है उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और जो हमारा एटमॉस्फेयर वो क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है बाबू, बता दो। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है लेयर ऑफ गैसेस। गैसेस के हमारे पास यहाँ पे ये देख रहे हो लेयर होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, इन्हें हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है। एक हमने रबर शकर को बनाने में इस्तेमाल किया है, दूसरा इंक ड्रॉपर को बनाने में, इंक ड्रॉपर को बनाने में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया। रबर शकर इस तरह से होता है, इसको हम लोग लगा देते हैं चीज़ों को हैंग करने के लिए, और ये इंक ड्रॉपर ड्रॉप से जो बच्चे का, जो छोटा बच्चे का दवा आता है ड्रॉप वाला, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है इंक ड्रॉपर का। थैंक यू बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।